Okay, let's discuss another important chapter of plant physiology, that is the respiration in plants। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से, जिसमें पूछा जा रहा है क्या सारे लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं। आंसर है यस। तो कैसे? तो देखो बच्चों, जो फूड होता है, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है एटीपी के फॉर्म में, और इसको यूज किया जाता है वेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। दिस इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सारे सेल प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक होते हैं? तो ये आंसर है नो, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर होता है, लेकिन रेस्पिरेशन सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर होता है। अब आता है स्पेशल कुछ पॉइंट, फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सबसे पहली बात, सारे टाइप ऑफ सेल में होते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे, कार्बन 0 से +4 में जा रहा है। स्लो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, उसको एटीपी के फॉर्म में ट्रैप करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके अंदर भी बात करें तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ओके, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। और एक स्पेशल बात, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को कंपेयर करें तो फोटोसिंथेसिस रेडक्स है, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है। ओके, रॉ मटेरियल यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे प्रोडक्ट ग्लूकोज है, यहाँ पे प्रोडक्ट CO2 है। ये एनाबोलिज्म है बच्चों, ये एम्फीबोलिक है। दिस इज द एंडोथर्मी, बिकॉज यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, और ये फोटोसिंथेटिक सेल में होता है, ये ऑल टाइप ऑफ सेल्स के अंदर होता है। अब चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे पास दो टाइप है बच्चों, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन प्रोटीन के अंदर होता है, और ये तब होता है जब सेल स्टार्व्ड होता है, मतलब सेल को खाना बहुत दिनों से नहीं मिला, तो भूखे सेल के अंदर प्रोटीन का यानी प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। और कार्बोहाइड्रेट फैट जो है वो ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन को शो करते हैं, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन टाइप के अंदर आते हैं। ओके, और बाकी बात करें हम लोग ऑक्सीजन का प्रेजेंस और एब्सेंस, तो इसमें आता है एरोबिक, एनारोबिक। हम लोग देखेंगे कैसे 38 एटीपी आता है, कैसे 2 एटीपी आते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये साइटोप्लाज्म में होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ओके, अब इतने सारे सबस्ट्रेट के अंदर आपसे पूछे कि भाई मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट में। सो द आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट। अब चलते हैं मैकेनिज्म के अंदर। सबसे पहले आता है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, जिसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये कॉमन पाथवे है दोनों ही एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए। इसका लोकेशन अगर पूछे तो साइटोसोल ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसके लिए कोई ऑर्गेनेल नहीं चाहिए, और साइटोसोल में ऑर्गेनेल नहीं होता है, केवल लिक्विड मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये 10 स्टेप में होता है, मल्टी स्टेप है। इंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जहां पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज 6 कार्बन का, यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेगा। आते हैं देखते हैं क्या क्या है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। तो ये दो फेजेज में डिवाइडेड है बच्चों, एक तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा पे ऑफ फेज। तो पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग एटीपी को इन्वेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में एटीपी इन्वेस्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ एटीपी इन्वेस्ट हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में। अब आपके लिए इंजाइम सारे याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंजाइम ये वाला याद रख सकते हैं, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। थर्ड स्टेप इज द मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो ये एटीपी लगेगा। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है, दोनों के कार्बन भी सेम है, तो आइसोमर है, तो आइसोमरेज। यहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं हम लोग, यानी कि एटीपी लगेगा। ओके, बाकी यहाँ पे ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, DHAP और PGL में, और यहाँ पे 2 ATP हमने देखा कि यूज हुआ है। ओके, अब ये जो PGL है ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है 1,3-20 PGA में। ओके, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आ चुके हैं हम लोग। ये रिड्यूसन के लिए रिड्यूसिंग पावर चाहिए, तो ये NADH2 लग गया। अब ये 3 कार्बन का है, यहाँ से सब 3 कार्बन के है, और हमने 6 कार्बन का हिसाब लेना है, तो क्या करेंगे, सबको 2-2 मोल का कर देंगे। तो ये देखिए ये बन गया 1,3-20 PGA से 3 PGA, 3 PGA से 2 PGA, 2 PGA से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से वी आर गेटिंग द पायरुविक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस था, यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास ADP से ATP रिलीज हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1,3-20 PGA था, 2 फॉस्फेट था, यहाँ पे एक ही है, तो ये बन गया हमारे पास।
तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन से स्टेप इरिवर्सिबल है, 1 3 10। मेन कौन सा है इसमें, मेन कंट्रोल पॉइंट तो है थर्ड। नेट गेन एटीपी का 2 हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 2, बना रहे हैं 4, तो हमारे पास नेट गेन कितना हो गया, 2। 2 NaDH2 बन रहा है और 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 2 वाटर बन रहा है, सब कुछ 2-2 हो रहा है भाई। फेज भी 2, वाटर भी 2, एटीपी भी 2, NaDH2 भी 2। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको याद रखना है जो स्टेप वो ये है 1 3 7 10। 1 3 पे एटीपी यूज हो रहा है, 7 10 पे एटीपी बन रहा है, और ये डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है बिना ईटीएस के, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग SLP ATP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। The most important note point is that in glycolysis no consumption of oxygen and no liberation of CO2 is taking place। तो ये important point है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बच्चों जो ग्लूकोज है ये ब्रेक हो जाता है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। कितने मोल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। और पायरुविक एसिड क्या है बच्चों, की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। अब देखते हैं ये जो पायरुविक एसिड बना है इसके नसीब में क्या है, यानी कि इसके किस्मत में क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि इसको मिल कौन रहा है। अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये लिंक रिएक्शन में जाएगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, ईटीएस करेगा, फिर एटीपी बनाएगा, पैसा ही पैसा होगा इसके पास। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वही अल्कोहल बनाना शुरू कर देगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ये कब क्या बनेंगी चीजें इसको देखते हैं। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस। मसल्स के अंदर होता है हेवी एक्सरसाइज के दौरान, आरबीसी में होता है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट करता है। अब यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 13% पॉइजनस होता है, ईस्ट पॉइजन डेमसेल्फ टू डेथ इफ द कंसंट्रेशन रीचेज बियॉन्ड 13%। अब कितना ऑक्सीडाइज यूटिलाइज होता है, तो लेस देन 7%। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने एनसीईआरटी से क्लियर करा दिया है। अब आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखते हैं। तो देखो बच्चों अभी तक हमारे पास 2 एटीपी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, किससे, तो ग्लाइकोलाइसिस से। 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड हमने बनाया, इसका फॉर्मूला है C3H4O3। अब हमने लैक्टिक एसिड बनाया, इसका फॉर्मूला C3H6O3 है। ये देखिए 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए। तो दे कौन रहा है, तो यही NaDH2 वाला अपना हाइड्रोजन दे देगा और फिर NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, रीऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया लैक्टिक एसिड। इंजाइम का नाम आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ऐसे ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप आएंगे तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो हमने बना लिया। अब एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, एसिड से एल्डिहाइड बनाना होगा। तो हमने एसिड लिया, इससे एल्डिहाइड बना दिया। यहाँ पे 3 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन हो गया मतलब क्या, हमने CO2 को रिलीज कर दिया। तो ये देखिए एसिटाल्डिहाइड बना दिया। अब ये 2 कार्बन का अल्कोहल यानी कि इथेनॉल हमने बना दिया भाई। अब यहाँ भी हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। तो वही NaDH2 दे देगा और खुद रीऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NAD+ में। तो ऐसे ये चलते रहता है। अब इंजाइम यहाँ पे कौन लगेगा, तो देखिए पायरुविक एसिड से कार्बन गया, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे अल्कोहल बनाया हमने तो अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाया था तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन गया था और यहाँ भी हाइड्रोजन गया तो इसलिए अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो ये आपको एंजाइम, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं एनारोबिक खत्म होने के बाद एरोबिक पे। तो देखो बच्चों इसमें लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल आता है। आपको ध्यान रखना है जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है बच्चों, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ईटीएस होता है बच्चों इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब लिंक रिएक्शन में बोल रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ क्या होता है, पायरुविक एसिड है। ओके, पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए के साथ और NAD+ के साथ बनाता है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए CO2 NADH2 क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इज 2 कार्बन, दिस इज ऑफ 3 कार्बन। ओके, अब हमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 टर्न चलाना होगा। तो ये पूरा कहानी हो जाएगा। अब अभी समझते हैं कि ये जो 3 कार्बन हमारे पास बना, इधर 2 कार्बन का आया, तो यहाँ पे देखेंगे CO2 रिलीज हो रहा है। तो पहली बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोडक्ट इसका 2 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम में। लोकेशन इसका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। 5 को फैक्टर यूज होते हैं बच्चों, NAD+, CoA, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड और थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो ये क्लियर आपको रखना है। ओके, फिर इसके अलावा इंजाइम आपको ध्यान रखना है, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इंजाइम। अब आपके पास कितने इंजाइम हो गए, लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, अल्कोहलिक डीहाइड्रोजनेज एंड पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। तो ये आप क्लियर रखेंगे, 5 को फैक्टर भी याद रखेंगे। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज एसिटाइल को इंजाइम ए
इज अ लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में आते हैं तो यहाँ पे बनता है बच्चों प्रोडक्ट जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। अब आपके लिए सबसे आसान कर देता हूँ, ये है कि आप याद रखें सी सिस आई ओ अल्फा एस एस एफ एम ओ। क्या याद रखना है? सी सिस आई ओ अल्फा एस एस एफ एम ओ। अब इसमें एनएडीएस टू 3 स्टेप पे है, कौन कौन सा? तो आई ओ के बीच में, ओके, अल्फा एस के बीच में और एम ओ के बीच में। कैसे याद रखेंगे? आई एम ओ, तो आई ओ, ओके, एम ओ, और एक बच गया बच्चों अल्फा एस के बीच में। अब देखिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। एक इसके पहले CO2 रिलीज हो रहा है, एक इसके बाद CO2 रिलीज हो रहा है। तो 5 कार्बन ये बना CO2 रिलीज होने के बाद, तो इसके पहले जितने भी होंगे सब 6 कार्बन के, इसके बाद जितने भी आएंगे सब 4 कार्बन के। अब आपसे एक बहुत स्पेशल बात वो है कि जीटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? जीटीपी एटीपी के इक्विवेलेंट होता है, सेम सेम। वैसे ही एस एस सेम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यही एक जगह है जहाँ पे एस एस सेम है। तो ये है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और सक्सिनिक एसिड। ओके, अब आपको प्रॉब्लम होगा कि पहले सक्सिनिक एसिड आएगा कि फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आएगा। तो आप याद रखें पहले सक्सेस का क्या करना है बच्चों? कोशिश। फिर क्या मिलेगा? सक्सेस। फिर क्या हो जाओगे? फेमस। फिर क्या मिलेगा तुम्हें? पैसा। मनी मतलब पैसा। फिर तुम क्या, जो तुम्हें चाहिए, मतलब हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए? 4 कार्बन का OA, तो ये हमें OA मिल गया। तो ऐसे हमें सोचना है। बाकी ये साइट्रिक एसिड, सी सेकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड, ये सब 6 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज ऑफ 5 कार्बन। अब एक बचता है FADH2। FADH2 कहाँ यूज होगा? S और F के बीच में, ये भी एक ही जगह F आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 COH ग्रुप है फर्स्ट प्रोडक्ट में। साइट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड है। एक पायरुविक एसिड 1 टर्न, तो 2 पायरुविक एसिड होगा तो कितना टर्न? 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल चाहिए, क्योंकि 6 कार्बन का बात है। ओके, और बाकी बोला है कि सारे के सारे एंजाइम जो है बच्चों TCA साइकिल के, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कहाँ मिलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये पूछा जाएगा आपसे। आखिरी बात करते हैं हम लोग ETS का। देखिए लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपको याद होना चाहिए। FMN, साइटोक्रोम B, C1, FAD, साइटोक्रोम C, A3। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ पे कि साइटोक्रोम A और A3 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो कि 4th कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम A3 के पास 2 एडिशनल कॉपर सेंटर होता है, ये तो पूछा ही जा चुका है, आगे भी पूछेगा। साइटोक्रोम C क्या है बच्चों? स्मॉल प्रोटीन है जो कहाँ अटैच है? आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एग्जाम में आउटर की जगह इनर, इनर की जगह आउटर कर देगा, तो ये याद रखना है। और ये एक्ट करता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम BC1 टू द 4th कॉम्प्लेक्स। और क्यों ऑक्सीजन का प्रेजेंस वाइटल है? क्योंकि ड्राइव करता है होल स्कीम बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, सो इट एक्ट एज अ टर्मिनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब देखिए NADH2 कहां कहां से होके जा रहा है? पहला, तीसरा, चौथा। FADH2 दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और NADH2 देता है 3 ATP, FADH2 देता है 2 ATP। तो आपको ध्यान रखना है FMN, FES, FAD, FES, पहला भी तीसरे के पास आना चाहता है, दूसरा भी तीसरे के पास आना चाहता है, तो ये देखिए कॉमन हो गया कि नहीं दोनों के लिए। तो ऐसे आप सोचेंगे। ओके, अब आते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, ये बनता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ATP सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ओके, अब चैप्टर में आते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पे। तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए एक टर्न चाहिए। तो एक टर्न में हमारे पास 2 ATP, 2 NADH2। ऑलरेडी हमने ETS में देखा 2 NADH, 1 NADH2 3 ATP देता है, तो 2 NADH2 6 ATP देगा, तो टोटल 8 ATP यहाँ से आ गया। अब ये आ चुका है लिंक रिएक्शन, 2 टर्न चलेगा, तो यहाँ पे NADH2 बना था 1, तो 2 टर्न में 2, तो ये 6 ATP हो गया भाई। ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम A के बारे में बात करें तो ये 2 मोल का होता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, अब इसको भी चलाना होगा 2 टर्न। अब यहाँ पे 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP, अब ये 2 टर्न हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 एंड दिस वन विल बी 2 11 और एक 12 ATP हो गया हमारे पास। अब ये 2 टर्न मतलब 24 ATP, टोटल 38 ATP आ गया। अब कभी कभी देखिए प्रोकैरियोट के अंदर ऑलवेज 38 ATP आपको याद रखना है, क्योंकि कोई सटल सिस्टम नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर सटल सिस्टम होता है। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल होगा तो 36 ATP बनेगा।
मैलेट एस्पार्टेट होगा तो 38 एटीपी बनेगा। अब ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल में 36 क्यों? क्योंकि वहां पे NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से 6 की जगह 4 ही एटीपी देता है, ये याद रखना है। तो कभी 36 आंसर भी आएगा, कभी 34 भी आएगा, कभी 32 भी आएगा। तो ये डिपेंड करता है, कहीं कहीं हम लोग FADH2 को 1.5 एटीपी से कैलकुलेट करते हैं और 2.5 से, तब भी हमारा आंसर चेंज हो जाता है। कभी केवल ETS के बारे में बोलता है, तब भी हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो ऐसे आपको सोच के आंसर करना है। बाकी रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉमन पाथवे कौन सा है? तो वो है क्रेब्स साइकिल। कॉमन इंटरमीडिएट क्या है बच्चों? तो वो है एसिटाइल कोएंजाइम A। और लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द रेस्पिरेटरी कोसेंट, जो कि RQ को बताता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 भी हो सकता है, 0 भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा। फैट के लिए, फैट को आप उल्टा लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो ये 0.7। प्रोटीन को उल्टा लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, तो ये 0.9। और बाकी स्पेशल बात, प्योर प्रोटीन और फैट्स कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। ये था बच्चों रेस्पिरेशन। ये सारे जो भी लेक्चर आपको मैं अभी बता रहा हूँ, आप जरूर इसको ध्यान से सुने, आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। तो ये जहां भी आप होंगे 2-3 घंटे ये लेक्चर देखने के बाद आप सारी चीजें एक बार गो थ्रू हो जाएंगी, एंड दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो।